नई शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। नई शिक्षा नीति से छात्रों को मिलेगा लाभ। स्तरीय पंचायत चुनाव का दोनों चरण संपन्न, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और सकुशल हुआ संपन्न। 31 जुलाई को होगी मतगणना। ऋषिकेश स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का नाम हुआ रोशन। छात्रों ने अपनी प्रतिभाओं का मनवाया लोहा। हौसला अफजाई के लिए कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। मसूरी रोपवे परियोजना पर काम शुरू। ट्रैफिक जाम की समस्या से यात्री परेशान। रोपवे से पर्यटन को मिलेगी नई गति। और मसूरी में धूमधाम से मना नागपंचमी का पर्व। नागदेवता मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन। नागदेवता मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी जुड़े। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खटीमा का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों को संबोधित कर रहे हैं। एक जमीन हमने जो पहले यहां पर चिन्हित की थी, वो जमीन यहां पर मत्स्य विभाग को आवंटित हुई। और जब मैं देहरादून गया, तत्कालीन उस समय के अपर मुख्य सचिव थे श्री रणवीर सिंह जी, उनके पास मैंने कहा कि मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन को जो है वो जमीन की अनापत्ति राज्य सरकार की तरफ से भेजनी है। तो उन्होंने कहा वो जमीन तो मत्स्य विभाग को चली गई है, इसमें तो जल भराव होता है, यहां पर केंद्रीय विद्यालय नहीं बन सकता। वहां पर जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ये विद्यालय नहीं बनेगा। राजू जी समझ रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं, मैं भली भांति जानता हूं कि कहां जल भराव होता है और कहां नहीं होता है। इसलिए आप जो करिए, मैं किसी भी कीमत पर ये केंद्रीय विद्यालय की जमीन किसी अन्य काम के लिए नहीं देंगे। और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। शुक्ला जी आप भी हमारे साथ थे, लेकिन आप उस दिन नहीं थे। मेरे दो अन्य मित्र थे जो हरिद्वार वाले, दोनों विधायकगण थे, हम 3 लोग गए थे। और मैंने कहा कि आपको ये आदेश बदलना पड़ेगा। अंततः ये आदेश बदला, केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटित हुई। और फिर बाद में मैंने मुख्यमंत्री समीक्षा में जो मेरे से पहले वाले मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय सामान्य यहाँ का विधायक था, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना था। और उसमें समीक्षा बैठक में मैंने तय करवाया कि निःशुल्क रूप से केंद्रीय विद्यालय की जमीन जो चिन्हित की गई है वो निःशुल्क रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन को स्थानांतरित की जाएगी। उसका आदेश हुआ और इसका मार्ग प्रशस्त हुआ कि विद्यालय बनने का। लेकिन उसके बाद पूर्व भारत सरकार में अनेक औपचारिकताएं होती और उस समय के यहाँ के सांसद आदमी कोश्यारी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उनको लगातार हम कहते थे कि आप जो है इसको भारत सरकार में आप इसकी जल्दी से जल्दी पैरवी करिए और हमको जो है यहाँ पर स्वीकृति दिलाइए। 2019 में भारत सरकार की कैबिनेट में खटीमा समेत कुछ विद्यालयों को स्वीकृति प्राप्त हुई। उसमें से हमारे खटीमा का भी नंबर आया। और मैं इसमें अगर बोलूँगा तो मैं कई घंटों तक बोल सकता हूँ। ये सामान्य काम नहीं है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोलना। मैं इतना आप सबसे कहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। इतनी सारी जगह पर मैं गया, इतने सारे दफ्तरों के मैंने चक्कर लगाए। मैं सच बता रहा हूं, लेकिन मेरा सपना था, बचपन से सपना था। जब मैं बाहर जाता था देखता था कि अनेक स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, देहरादून, ऐसे स्थानों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिखाई देते हैं, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े हैं। ये मेरे खटीमा में भी होना चाहिए। तो इसके साथ साथ आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जब मैं देख रहा हूँ, मैं
पिछले साल आया था, इसका परिसर देख के गया था, आप लोग नहीं थे उस समय, तो मैं देखने आया था कि इसका निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। आज सच में ऐसा लगता है कि एक सपना जो आज से लगभग 11 वर्ष पहले देखा गया, 12 वर्ष पहले देखा गया, वो सपना आज साकार हो गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर देहरादून में आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न कलाओं में तैयार किए गए रचनात्मक कार्यों का अवलोकन तथा उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय बीरपुर के पट्टिका का अनावरण भी किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित कर भारत की शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत की है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इससे पूर्व भारत में केवल 2 शिक्षा नीतियां वर्ष 1968 और 1986 में लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इस नीति के तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी, जिससे छात्र विभिन्न ट्रेडों, कौशलों और उद्यमिता के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि नीति में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और शिक्षा में तकनीकी समावेश के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। ये नीति छात्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर जोर देती है और उनमें आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चरित्र शिक्षा का भी होना बेहद आवश्यक है। आधुनिक बनना है तो विचारों में आधुनिक बने। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि ये नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएगी। वर्षों के बाद मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें 6th क्लास से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। पहले देखने में आता था जब बच्चा इंटर करता था तो उसका ITI करता था, उसके बाद BTech करता था, लेकिन बच्चों को जब 6th से ही शिक्षा मिलेगी तो उसके हाथ में एक हुनर आएगा और जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी का है वो साकार होगा। दूसरा, जहां पूर्व शिक्षा नीति में आक्रांताओं का गुणगान होता था, जिन्होंने भारत पर हमला किया, भारत को गुलाम किया, नई शिक्षा नीति में हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया, जिनकी वजह से हम आजादी की शपथ हैं, उनका भी उल्लेख इसमें है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज मुझे आकर जानकारी मिली कि ये PMC विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है, तो पुरस्कार मिला हुआ है। मुझे आज उसके लोकार्पण करने का मौका मिला। मैं जब यहां पर आया तो मैंने बच्चों की ड्रिल देखी, बच्चों की क्लासों में गया, जो अनुशासन, जो साफ नतीजे मुझे यहाँ पर दिखाई दी, उस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा यहाँ पर चल रही है। मैं इसके लिए यहाँ की प्रधानाचार्य बसंती खंपा जी को और उनके पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई। जनपद पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दोनों चरण शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न हो गए हैं। पौड़ी के सभी 15 विकासखंडों में 2 चरणों में मतदान कराया, जिसमें प्रथम चरण 24 जुलाई और द्वितीय चरण 28 जुलाई को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पौड़ी पुलिस द्वारा संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर रणनीतिक और सतर्क तैनाती सुनिश्चित की गई। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश में पुलिस द्वारा जनपद में पंचायत चुनावों के परिणाम के लिए 31 जुलाई को होने वाली मतगणना के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को भी पूर्ण पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे मतगणना को भी शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से सकुशल रूप से संपन्न कराया जा सके। जनपद पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक्स में जो पंचायती चुनाव प्रस्तावित थे दिनांक 24 जुलाई और 28 जुलाई को, दोनों चरणों में ये चुनाव सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न करवा लिए गए हैं और अब 31 जुलाई को मतगणना हेतु हमारी प्रिपरेशंस कर ली गई हैं और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतगणना को भी हम पीसफुली संपन्न करवाएंगे।
देहरादून में उच्च शिक्षा और नवाचार को नई दिशा देने की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दून यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दून यूनिवर्सिटी के छात्र और शोधकर्ता जो भी नई खोज, इनोवेशन या प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उन्हें एनआरडीसी तकनीकी, कानूनी और व्यावसायिक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यह समझौता राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में हुआ। वहीं दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करके दून विश्वविद्यालय का लक्ष्य एनआरडीसी की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर अनुसंधान सहित अन्य बौद्धिक संपदाओं को सुरक्षित करने के साथ ही बौद्धिक संपदाओं का व्यवसायीकरण करना है। एनआरडीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर है और दून यूनिवर्सिटी ने आज अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड हाउ टू कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजीज और ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए ये एग्रीमेंट किया है और ये हमारे माननीय राज्यपाल जी के दिशा निर्देश पे और उनकी ब्लेसिंग्स पे ये सब किया गया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ माननीय राज्यपाल जी की और पूरे गवर्नर हाउस के पूरे स्टाफ की। और एनआरडीसी से अमित रस्तोगी जी जो चेयरमैन हैं वो हमारे बीच में हैं, उनके और भी जो स्टाफ है वो हमारे बीच में है और ये बिल्कुल हम लैब टू मार्केट इसको लेके जाएंगे, कमर्शियलाइज करेंगे और ये दून यूनिवर्सिटी के लिए एक नए युग का आज मुझे लगता है गोल्डन चैप्टर ऐड हुआ है दून यूनिवर्सिटी के रिसर्च और इनोवेशन। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रेस वार्ता एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की है। हरिद्वार हादसे को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। मनसा देवी दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण हुई दुर्घटना, खामियों को उजागर करे सरकार। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो हादसे की जांच। छोटे आयोजन पर ही व्यवस्थाएं अधूरी तो बड़े आयोजनों में क्या होगी व्यवस्थाएं। सरकार आगामी अर्धकुंभ और नंदा राज्यात यात्रा की व्यवस्थाओं का करे स्पष्टीकरण। सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों का हाल बेहाल, सांसदों की गोद में गांव सुरक्षित नहीं। पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल भी व्यवस्था ही विहीन। 550 विद्यालयों को गोद लेना सरकार की विफलता, सरकार शिक्षण संस्थान चलाने में अक्षम। पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल भी व्यवस्था विहीन। राजकीय विद्यालयों में कॉरपोरेट द्वारा गोद लेने में भ्रष्टाचार की संभावना, सरकार पंचायत चुनावों के लिए नियमावली बनाकर विधानसभा से करे पास। जिला पंचायत अध्यक्षों की रिजर्वेशन अब तक तय नहीं। प्रदेश में धर्मांतरण कानून के बाद भी धर्मांतरण होना सरकार की विफलता। कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मनसा देवी में एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में 8 लोगों ने भगदड़ हुई और उस भगदड़ में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुझे ये सूचना मिली है कि सरकार ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन मुझे सूचना ये मिली है कि अगर वहां पर एहतियातन पुलिस बंदोबस्त ठीक ठाक रहता, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए होते तो इन लोगों की मौत से बचा जा सकता था। ये मौतें नहीं होती, ये मौतें टाली जा सकती थी, लेकिन वहां पर अनदेखी के कारण और जो लोग इस बात को चला रहे हैं कि करंट फैल गया था, ऐसा मेरी जानकारी है कि ऐसा नहीं था। वहां पर दर्शनों को लेकर लोगों में आपस में तनातनी हुई और उस तनातनी ने मारपीट का रूप लिया और उसके बाद ये अफवाह फैली कि भगदड़ मच गई और जो वन वे था उस वन वे को, जो वन वे से लोग जाते थे दूसरे रास्ते से आते थे, उसको रोककर दोनों रास्तों को खोल दिया गया था, इसलिए ये भगदड़ हुई। और ये कहकर कि करंट फैल गया, ये फैल गया, इस तरह की भ्रामक बातें करके सरकार किसको बचाना चाहती है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। मेरा ये मानना है कि इस प्रकरण में सिर्फ एक मजिस्ट्रेट स्तर की जांच नाकाफी है, पूरी तरह नाकाफी है। सरकार को चाहिए कि सरकार इसमें माननीय हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच बिठाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। और बतेरे गोद से छिटकने के लिए तैयार बैठे हैं, बुरी तरह फेल
स्वास्थ्य सुविधाएं गोद लेने के बाद बुरी तरह फेल की बदमाशी का परिणाम है कि प्रमुखों के रिजर्वेशन तय हो गए, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए रिजर्वेशन वोट पड़ने के बाद कुछ भी अभी तक तय नहीं हुआ। और यकीनन मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि सरकार अगर निष्पक्ष है तो सरकार रिजल्ट आने के पहले तय करे। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्रों ने अपने स्कूल का नाम राज्य में रोशन किया है। स्कूल का नाम रोशन करने पर छात्रों की हौसला अफजाई कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों ने की है। कॉलेज की ओर से छात्रों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा समय समय पर मनवाते रहे हैं। इसी कड़ी में कक्षा 11 के छात्र यश नारंग ने 2 दिन पहले गीता आश्रम में हुई भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने स्कूल में प्रथम और शहर के सभी स्कूलों में चौथा स्थान प्राप्त कर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का नाम रोशन किया। इसके अलावा बीते रोज हरिद्वार के कॉलेज में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में कॉलेज के छात्रों ने 4 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर कॉलेज का नाम रोशन करने में 4 चांद लगाए हैं। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने बताया कि विद्यालय का नाम रोशन करने वाले सभी छात्रों को विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करते हुए हौसला अफजाई की गई है। इसके अलावा हरेला सप्ताह में आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है। कॉलेज के मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि कार्यक्रम कर छात्रों की हौसला अफजाई करने का मकसद दूसरे छात्रों को भी अपनी प्रतिभा करने के लिए प्रेरित करना रहा है। देहरादून में मसूरी जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से जल्द राहत मिलने वाली है। पर्यटन विभाग ने मसूरी रोपवे परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये रोपवे न केवल आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र के पर्यटन को भी नई गति देगा। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि मसूरी रोपवे परियोजना के तहत 26 टावरों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मसूरी की ट्रैफिक समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। अब इसमें देखिए, मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफी निजात मिलने की संभावना है। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है और उसमें साइमल्टेनियसली जो पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने करनी, वो काफी काम हमारा उसमें हो भी गया है। और विद्युत विभाग को अपना सब स्टेशन वहां से ट्रांसफर करना था, उसके लिए उनको जमीन की जरूरत थी, वो हम लोगों ने उनको एनओसी भी दे दी है और वहां पर भी काम शुरू हो गया है। पर्यटन नगरी मसूरी में नागपंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली में नाग देवता मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आकर श्रद्धालुओं ने नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर ढोल दमाऊ की थाप पर नाग देवता अपने भक्तों पर अवतरित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भट्टा क्यारकुली नाग देवता मंदिर समिति के सचिव सुधांशु रावत ने बताया कि हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं मंदिर समिति के संरक्षक करण सिंह कोठाल ने बताया कि इस मंदिर की अपनी विशेष पहचान है। पूर्व में यहां पर गाय माता द्वारा नाग देवता को दूध पिलाया जाता था। जब ग्रामीणों ने इसे देखा तो उन्होंने यहां पर नाग देवता मंदिर का निर्माण किया और तब से लेकर आज तक यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है।
देखिए, मंदिर की तो बहुत ज्यादा मान्यता है। मंदिर की मान्यता जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ पर बहुत दूर इलाके से लोग आते हैं। मुख्य रूप से जो समिति जो यहाँ पे करवाती है, क्यारकुली भट्टा की समिति जो करवाती है जो कार्यक्रम है, और मसूरी क्षेत्र से, देहरादून क्षेत्र से आप आश्चर्यचकित होंगे कि इवन हरियाणा पंजाब साइड से भी कुछ लोग यहाँ पे जरूर आते हैं। खाई में गिरे घायल व्यक्ति के लिए पौड़ी पुलिस देवदूत बनकर पहुंची। खाई में गिरे घायल व्यक्ति को पुलिस, फायर और एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू किया है। दरअसल डायल 112 के माध्यम से कोतवाली लैंडस्टाउन पर सूचना मिली कि गुमखाल सतपुली मार्ग पर कुल्हाड़ बैंड के समीप एक मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी है और नीचे खाई से कोई घायल व्यक्ति सहायता के लिए आवाज लगा रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली लैंडस्टाउन और सतपुली पुलिस की टीम एसडीआरएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंची है। मौके पर पाया कि एक व्यक्ति नीचे खाई से सहायता के लिए पुकार रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने तत्परता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से चिकित्सालय पहुंचाया गया है। घायल व्यक्ति का नाम रोहित सिंह है। रोहित देहरादून से पौड़ी जा रहे थे। रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल का इंजन गर्म हो जाने के कारण उन्होंने सड़क किनारे एक पुश्ते पर बैठकर आराम करना चाहा। इसी दौरान असंतुलन की स्थिति में वे लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गए। देहरादून शिमला बाईपास पर बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही आईएसबीटी चौक इंचार्ज अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही युवती के परिजनों को भी सूचित कर दिया है। कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया था, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। वहीं पुलिस ने बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि युवती ने सामने चल रही बस को ओवरटेक किया, जिससे वह बस की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि सहारनपुर नंबर की ये बस टूरिस्ट बस है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं लोगों ने बताया कि हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी गाड़ी से युवती को तत्काल पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस काफी देरी से आई। यदि एम्बुलेंस समय से आ जाती तो शायद महिला की जान भी बच सकती थी। नॉर्मल थी। आप जस्ट पीछे ही से आ रहा था, मैं जाता आईएसबीटी मेरे को जाना था, मित्रा में बैठा हुआ आ रहा था, तो मैंने लाइव ही देखा है। बिल्कुल भाई और थे जो यहाँ पे मौके पे थे, और उसके बाद जो है वो भाई है वो भी मौके पे मौजूद थे, और वो बस वाला मतलब एक्टिव आने के बाद भी नहीं रुका, कम से कम भी उसको 50 मीटर आगे लेके गए। परसों एक एक्सीडेंट हुआ है, परसों एक लड़की का जो है डेथ हुई है, और आज फिर एक आए दिन ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ओवर स्पीड की वजह से जो है हादसा हुआ है। एम्बुलेंस आई नहीं सर, एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई। 1 घंटा स्कूटी नीचे थी इसके और बस स्पीड में थी और वो एकदम से चली गई। मतलब नीचे उसके जब मैंने उसे उठाया भी तो कुछ था नहीं लड़की के अंदर। कोशिश करी देखो कुछ हो तो, बट कुछ था नहीं उसके अंदर। स्पीड में थी और अपना थोड़ा सा ये बम्स वगैरह जो बना रखे हैं, इसकी वजह से भी मैं मानता हूँ कि ये होने नहीं चाहिए इतने। कैसे हो, सहारनपुर की है लड़की और लाइबा नूर नाम है इसका, सहारनपुर की रहने वाली। अकेली थी, ब्लैक कलर की एक्टिवा थी। देर रात्रि से हो रही है मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे नदी नाले उफान पर है। वहीं बारिश के चलते कुठाल गेट के पास एक बड़ा वृक्ष टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे लगभग 2 घंटे मार्ग बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मसूरी वन प्रभाग और फायर यूनिट को दी, जिसके बाद फायर की टीम द्वारा सड़क पर गिरे वृक्ष को काटकर यातायात सुचारू किया गया। वहीं बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह मलबा आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से मलबे को साफ किया गया। कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और अभी भी लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। ऐसे में लोगों को आगे भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उच्च अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा है और लोगों से नदी नालों के किनारे जाने पर सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। इस मौके पर स्थानीय नागरिक अमित गुप्ता ने बताया कि बरसात से पहले नदी नाले और अन्य कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि तय समय पर बारिश का आना निश्चित है और प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है।
अपने नियमित समय पर हर साल होती है और जब बरसात होती है तो उससे पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जब बरसात होती है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड भी होते हैं, लेकिन वो तो एक प्राकृतिक आपदा है जिसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो हमारे नदी नाले खाले हैं जिनमें लगातार मलबा डाला जाता है और बरसात जब आती है तो वो मलबा सड़कों पे आता है, और जब सड़कों पे का जो मौसम है, बरसात तो आनी ही आनी है, वो हर साल आनी है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगस्त्यमुनि क्षेत्र में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। देर रात एक गुलदार ने दरवाजा तोड़कर कमरे में सो रही महिला पर हमला कर बाहर खींच लिया। इस दौरान महिला के पति ने गुलदार पर लाठी से वार कर भगाया। घायल महिला को गंभीर अवस्था में अगस्त्यमुनि अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि अगस्त्यमुनि के धान्यो गांव में देर रात्रि कुशला देवी अपने घर में सोई थी। इसी दौरान गुलदार ने दरवाजा तोड़कर महिला पर झपट्टा मारा और खींचने का प्रयास किया। महिला के पति ने गुलदार पर लाठी से वार कर भगाया। महिला के नाक और माथे पर गुलदार ने नाखून से हमला किया है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह में ये दूसरी घटना है। इससे पहले एक महिला को गुलदार ने गौशाला में घायल किया था। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।